हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास 10th की विज्ञान के मॉडल पेपर 6 को हल कराएंगे। तो फर्स्ट वाले प्रश्न से ही हल शुरुआत करते हैं। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें आएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और प्लास्ट ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्स को किस ताप पर गर्म किया जाता है? तो इसमें आएगा 373 के पर। इथाइल अल्कोहल बनता है तो अवायवीय श्वसन में। रुधिर में थक्का बनाने में सहायक करने वाली कोशिका है, तो इसमें प्लेलिस्ट कोशिकाएं। और इसमें आएगा छठा क्वेश्चन है, किस हार्मोन में निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन वाला। छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, क्यों? पर्णाधारण व स्वीत दाब बदलता है। और फिर इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ ms-1। और किस एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है? तो इसमें से वाला आएगा p बराबर 1/f। और 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो इसका यूनिट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन वह वाला। फिर ऊपर ले लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब निर्भर करता है, तो इसमें आर्मेचर में पूर्ण वेग घरों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर देवल आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे पर्वत को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे दीर्घ रोम कहते हैं। रस संवेदी ग्राही खालिस्तान का पता लगाते हैं स्वाद का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक हाइड्रोक्साइड उस लेंस की क्षमता पर जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, बगीचा खेत जल जीवनशाला मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। और फिर छठा क्वेश्चन, जैव विविधता का आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरे का पहला, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण आंसर है ये रहा। दुर्बल अम्ल का तीसरे का पहला दुर्बल अम्ल का HCH3+H OOH। दुर्बल क्षार NH4OS। तो दुर्बल क्षार तीसरे का पहला दुर्बल अम्ल का तो CH3COOH और दुर्बल क्षार का NH4OH। और फिर इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? तो इसमें देख लेते हैं। तो कहाँ पे गए, ये रहा। ये किसी विलय में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट HaCO3 को के 2 विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। तो तीसरे का पहला चूना पत्थर या संगमरमर। और फिर हमारा उधर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? HCl ये वाला। फिर एंजाइम क्या होते हैं? पांचवे का आंसर एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। और फिर छठा क्वेश्चन, पेशीय कोशिका कैसी गति करती है? तो छठा क्वेश्चन कहाँ पे गया? छठा क्वेश्चन, पेशीय कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है, मतलब कि वो अपनी उनकी आकृति होती है जो बदलकर उनकी गति करती है, आगे की ओर बढ़ती है। फिर
ऊपर ले लेता हूँ। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर विद्युत धारा कौन सा वाला 7 नंबर का, विद्युत शक्ति के द्वारा। इसका आंसर ये आएगा सॉरी यार, तो इसका आंसर विद्युत शक्ति के द्वारा, ये वाला आंसर इसका ये। फिर इसके अगले वाला 8वां क्वेश्चन, मानव शरीर के उन 2 भागों के नाम बताइए जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। तो 8वां क्वेश्चन है, 8वें का आंसर हृदय तथा मस्तिष्क, 8वें का आंसर ही आएगा। फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है? तो 9वां क्वेश्चन ये रहा इसका आंसर। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पर ऊर्जा का हास्य होता है, देख लिए। और फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गंगा सफाई योजना किस वर्ष में अपनाई गई? तो इसका आंसर वर्ष 1985 में। फिर 11वां क्वेश्चन, किस नहर में राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है? और इसमें इंदिरा गांधी नहर में। फिर इसके अगले वाला 12वां लास्ट, वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो 12वें का आंसर केंद्र पर। फिर 4वां क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा, खंड ब में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिना बुझे चुनने पर जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो चौथे का पूरा आपको पढ़ के दिखा देते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है तथा इस अभिक्रिया से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसका सूत्र भी ये रहा है, पूरा ही यहाँ तक देख लेना। फिर 5वां क्वेश्चन, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम। तो इसका आंसर ये रहा 5 है ना, 5। फर्स्ट वाला 3FeS+4H2O जी। और इसका ये पूरा देख लेना यहाँ तक। सेकंड का ये रहा और फर्स्ट का ये रहा। और फिर 6वां क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, परंतु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं होती है? तो 6 का आंसर, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि NaO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकरण करके जल में परिवर्तन कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O में NO2 में अपचयित हो जाता है जिससे। तो ये इसका सूत्र है। और फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन ये रहा, वर्जन तथा निष्कापन में 2 अंतर बताइए। तो 7वें का आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा वर्जन निर्जन। तो वर्जन और निर्जन, फर्स्ट वाला, यह प्रतिक्रिया सल्फाइड अयस्कों हेतु प्रयुक्त हो जाती है, यह प्रतिक्रिया कार्बोनिक अयस्कों हेतु प्रयुक्त हो जाती है। दूसरा वाला, इसका अंतर, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा, इसमें अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आ गया, पैरामीशियम में पोषण विधि को समझाइए। तो
तो आठवां क्वेश्चन, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिकाएं का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एवं विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक श्लेष्मा की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। तो फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक एकल जीव द्वारा उपर्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? तो 9वां क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का प्रभाव केवल कायिक कोशिकाओं पर ही पड़ता है। इनका प्रभाव आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर नहीं पड़ता है, चूंकि आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में आनुवंशिकता हो सकते हैं। इसलिए उपार्जित लक्षण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न को परिभाषित कीजिए। आनुवंशिक और जीनोम। तो 10वां ये रहा, आ गया हमारा 10वें का फर्स्ट वाला आनुवंशिक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक के नियमों तथा इसके नियंत्रित करने वाले कारकों एवं पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिक या आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन, जीनोम किसी जीव के युग्म में उपस्थित गुणसूत्रों के अगुणिक समुच्चय को जीनोम कहते हैं अथवा किसी भी जाति के अगुणिक डीएनए अंशों को जीनोम कहते हैं। बोल बोल के मुँह लग गया। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर बताइए। तो ये आ गया आपके साथ आपका उत्तर। ये अभिसारी लेंस, ये अपसारी लेंस, ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और इसका अंतर है, यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। ये तो अभिसारित करता है और ये अपसारित करता है। और सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें बाहर की ओर उभरे दो गोलीय स्पष्ट हो सकते हैं। इसमें अंदर की ओर रखिए दो गोलीय स्पष्ट होते हैं। इसमें तो बाहर की ओर होते हैं और इसमें अंदर की ओर होते हैं। यह किनारों से अपेक्ष बीच से मोटा होता है। ये किनारों से अपेक्ष किनारों से मोटा होता है। ये तो बीच से मोटा होता है, ये किनारों से मोटा होता है। और चौथा क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त, मतलब कि पास की चीज़ों को दूर दिखाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त, मतलब निकट की चीज़ें हैं उनको दूर दिखाता है और ये दूर की चीज़ों को पास में दिखाता है, उल्टा हुआ। फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। 12वां क्वेश्चन है, एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी आपके साथ है। 12वां ये रहा। एक ओम प्रतिरोध किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरे पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। प्रतिरोध की इकाई R बराबर V/I बराबर वोल्ट बराबर एम्पीयर बराबर ओम। तो यह इसका ही आ जाएगा। यदि I बराबर 1 एम्पीयर, V बराबर 1 वोल्ट तो R बराबर 1 ओम। फिर 14वां क्वेश्चन आता है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा। सॉरी, बहुत 13वां क्वेश्चन रह गया ना। 13वां क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा से क्या अभिप्राय है? 10 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर भी आपके सामने है। इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। 13वां, सॉरी यार कुछ गलती कर दी हो तो मैंने। 13 किलोवाट घंटा विद्युत धारा खर्च करने का मात्रक है। साधारण बोलचाल की भाषा में 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। अतः 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट इंटू, तो यहाँ पर 1 किलो घंटा बराबर 1000 वाट इंटू घंटा। तो 1000 वाट इंटू 60, मतलब कि घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 इंटू 60 वाट सेकेंड, 3.6 इंटू 10.6 जूल। तो ये पूरा यहाँ तक है, देख लेना। और फिर 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो इसका उत्तर भी आपके सामने कंप्लीट है। तो 14 क्वेश्चन, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा का परिणाम बदलता है या नहीं बदलता है, लेकिन यह एक ही दिशा में बहता है। मतलब इसका परिणाम बदलता है या नहीं, परंतु यह एक ही दिशा में बहता है। प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम तो दिशा नियत अवधि में बदलती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसकी 50 होती है और इसकी 0 होती है। फिर 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 सामान्यतः परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में पोषी स्तर अधिकतम चौथे स्तर पर ही क्यों होते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा। किधर गया मैंने कि कौन सा बताया? 15वां। हाँ 15वां। तो 15वें का आंसर परितंत्र में परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा औसत 10% ही अगले उपभोक्ता स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का हाशिया इतना अधिक होता है कि चौथे पोषीय स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसलिए सामान्य परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में पोषीय स्तर अधिकतम चौथे स्तर पर ही होते हैं। तो फिर 16वां क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाइए। तो 16वां क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। अवक्षेपण अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ बनता है तो वह विलेय पदार्थ विलेय के नीचे स्थिर हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका पूरा ये सूत्र है और खंड स में आ गए हैं। अभी तो 2 खंड बाकी है, थर्ड वाले खंड में। लेड, 17वां क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयों को मिश्रित करने पर किस रंग का अवक्षेपण बनता है? अवक्षेपण यौगिक का नाम बताइए। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो अथवा में है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? योजन अभिक्रिया की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, पढ़ के तो दिखाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो 17वां क्वेश्चन, लेड नाइट्रोजन तथा पोटेशियम आयोडीन के विलयनों को मिश्रित करने पर पीला रंग का अवक्षेपण बनता है। अवक्षेपण यौगिक लेड, मुँह दुखने लगे यार, तो ऐसे देख लो आप, ऐसे यहाँ से। ये 17वां क्वेश्चन है, यहाँ तक ये है। और फिर इसका अथवा रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध के टूटने पर जुड़ने के नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो आगे और है, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य 3 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया काफ़ी। और संयोजन अभिक्रिया का ये रहा पूरा, यहाँ तक है इसका आंसर, यहाँ तक देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, यहाँ से नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, प्रत्येक वक्र में अनेक निस्संदेह एकक होते हैं जिन्हें वक्राणु कहते हैं। निस्संदेह एकक में पुपर्स की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। वक्र में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के रूप में आकार के सिरे के अंदर होता है जिसे बोमन स्फुट कहते हैं। नलिका चने हुए मूत्र को एकत्र करती है। तो इसका चित्र भी देख लो अच्छी तरह से। तो इसका अथवा वाला उत्तर विषमपोषी प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ये निम्न 5 प्रकार के होते हैं।
पहला है शाकाहारी। वे जंतु जो पौधे पर निर्भर रहते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी आदि। मांसाहारी वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में लेते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। मृतजीवी बैक्टीरिया एवं एंजाइम जैसे जीव को अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी कुछ जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल, जू, लीच, पिता, कृमि, ऑर्किड आदि। फिर सर्वाहारी वे जंतु जो पौधे एवं जंतुओं दोनों को अपना भोजन के रूप में लेते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे चूहे, सूअर, मनुष्य आदि। युग्म फिर 19वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीक पदों पर टिप्पणी लिखिए। युग्म विकल्पी संकरण तथा संकरण। तो क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेना और इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको सीधा ही। तो 19 नंबर का क्वेश्चन यहीं से है। युग्म विकल्पी किसी प्राणी के एक ग्रुप को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो पर्याप्त रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। सामान्य प्रत्येक जीन के दो रूप या विकल्पी होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रभावित एवं अप्रभावित कहते हैं। संकरण तथा संकरण दो जाति के युग्म विकल्पी जनक जीवों के बीच क्रॉस या निषेचन कराते में उत्पन्न संतति को संकरण कहते हैं तथा इस क्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण एवं द्विसंकरण, तो ये देख लेना अच्छे से, आपको सीधा ही आंसर दे अथवा का उत्तर युग्म विकल्पी गुलाबी और विषम युग्म विकल्पी गुलाबी। तो फिर इसका अगला वाला दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू विद्युत परिपथ का व्यवस्था आलेख चित्र, और इसके नीचे वाला भी देख लेना। तो आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। 20वां ये रहा, यहाँ तक 19वां यहाँ तक था, 20वां यहाँ से लिखिए। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में से एक परिपथ का व्यवस्था आलेख चित्र इसका, और अथवा का उत्तर ये रहा, यहाँ तक अवरोधित हो जाता है, यहाँ तक। फिर आपको 21वां क्वेश्चन दिखाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे किस प्रकार बनाते हैं तथा इसके उपयोग बताइए। तो 21वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण, यहाँ से निर्माण है इसका, यहाँ तक पदार्थ बन जाता है और इसका सूत्र। फिर आगे देखते हैं, ये इसका यहाँ तक है इसका ये, और अथवा का उत्तर यहीं से स्टार्ट है वापस यहाँ तक। 22वां क्वेश्चन दिखाते हैं। 22वां क्वेश्चन है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका का तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्युत्पत्ति कीजिए, और अथवा में हार्मोन एवं एंजाइम में अंतर लिखिए। तो 22वें का आंसर आपके सामने ये रहा, 22वां यहाँ से स्टार्ट, ये पूरा ये, और फिर ये तो ऊपर वाला तंत्रिका विधि और हार्मोन विधि, और इसके अथवा वाला का आंसर ये रहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही आएगा, आने की संभावना है। फिर देखकर देखते हैं। कोई 4 सेमी आकार का बिंब किसी 15.0 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रख। 23वां क्वेश्चन है, कोई 4 सेमी आकार का बिंब किसी 15.0 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखा है। दर्पण के कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाता है कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, अथवा में है गोलीय दर्पणों से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। तो जल्दी से इसका आंसर दिखा देता हूँ 23वें का। तो 23वां यहीं से स्टार्ट है, ये देख लो, बिंब का आकार, फोकस दूरी, दर्पण के बिंब, और इसका आगे भी है, यहाँ तक तो इसका ये उत्तर था, और अथवा से ये रहा यहाँ तक। ऐसे निरूपित करते हैं, निरूपित। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।